हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइज दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 अक्टूबर है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं हमेशा की तरह, और बहुत ही पेशेंटली आपको सुनना है पूरे डिस्कशन को। आज एक नया फॉर्मेट भी मैंने ऐड किया है। जिन लोगों को नोट्स बनाने में परेशानी होती है उनको क्लियर हो जाएगा कि नोट्स कैसे बनाना है हमें न्यूज़पेपर से, और कैसे हम पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं एक महज आर्टिकल से। तो आज ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं 13 अक्टूबर का न्यूज़, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कोटेशंस को। और ये कोटेशन पहले भी दिया गया है, अगर आपको याद होगा तो, यू कांट क्रॉस द सी मेयरली एट स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग द वाटर। बहुत ही सिंपल सा मतलब है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको आप कोई भी बड़ा सपना देखते हैं, आप उसको पूरा करने के बारे में सोचते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक ये फ्रेज टाइप का है कि क्या बोला जा रहा है कि सी को अगर क्रॉस करना है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम बहुत बड़े काम को करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उसके बारे में सोचने से काम नहीं होगा, बल्कि हमें आगे प्रयासरत भी होना पड़ता है उस काम को पूरा करने के लिए। और ये चीज़ लाइफ के हर एक इवेंट में लागू होती है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी में हैं या आप कोई बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं अपने लाइफ में, तो हर जगह पर ये जो कोटेशन है वो लागू होता है। बाकी ऐसे राइटिंग में पेपर 4 में हमें हमेशा ये सोचते रहना है कि कहाँ पर ऐसे कोटेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। आज डिस्कशन में 3 आर्टिकल होगा। सी राजा मोहन साहब का एक आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा है, क्वाड के ऊपर है, लेकिन क्वाड को एक अलग एंगल से उन्होंने आज डिस्कस किया है, एंड क्वाड प्लस की भी हम बात करने जा रहे हैं। फिर एक और आर्टिकल है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, आपको मालूम होगा मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है 2020 में। और वो जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला, क्या वो मिलना चाहिए था, वो क्यों मिला, क्या कारण है, कैसे काम करती है WFP, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है हंगर का, उसके बारे में कुछ अदर फैक्ट्स भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और आर्टिकल होगा इकोनॉमी से, क्या कुछ अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इकोनॉमी में, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर लिखिए, और लिख करके जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर अगर आप उसको सबमिट करेंगे PDF बना करके, तो बहुत ही अच्छा होगा। एक बार फिर हम लोग शुरू करते हैं आंसर राइटिंग वाला सेशन। जिस तरीके से पहले आप लोग लिख रहे थे वैसे ही लिखिए, और उस वहाँ पे फिर हम लोग उन आंसर्स को देखेंगे, चेक करेंगे, आपस में डिस्कस भी करेंगे, राइट। तो आज के बैकग्राउंडर में क्या क्या मिलने वाला है, क्वाड प्लस की बात करेंगे हम लोग, फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करेंगे, कौन से देश की किस तरीके की फॉरेन पॉलिसीज़ इस समय में है या आगे वाले समय में क्या हो सकती है। WFP SDGs UNSC के कुछ रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन और कुछ टर्म होगा जो इकोनॉमी का होगा, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर है क्वाड एंड ग्लोबल चर्न, और ये जो क्वाड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। अगर इफ़ यू रिमेंबर, तो खैर ये कहाँ पे आ जाएगा, IR वाले सेक्शन में आ जाएगा, बिकॉज क्वाड में कौन कौन से देश हैं आपको याद है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको बता दें कि इसमें US, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं जिसने मिलकर के क्वाड की ग्रुपिंग बनाई है। और ये क्वाड किस लिए बनाया गया है, तो इसका जो मेन, वैसे तो इसका जो मेन कंसर्न है वो है इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को इन्हांस करना, और यहाँ पे एक आपस में पार्टिसिपेशन करना। लेकिन अगर इसका एग्जैक्टली प्रैक्टिकल मतलब देखा जाए तो वो है कहीं ना कहीं जो चाइना के पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, कोई भी थ्योरी है, कोई भी स्ट्रेटजी है, उसको काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग बनाई गई है क्वाड, जिसमें कि ये 4 देश हैं। और इसमें अब हम जो जिक्र करेंगे वो हम क्वाड प्लस का जिक्र करेंगे, ओके। सो सी राजा मोहन साहब ने क्या क्या कहा है आर्टिकल में, ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, क्वाड प्लस का जो एग्जैक्टली मतलब आपको समझना है, उसमें आपको इन 4 देशों के अलावा, यानी इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके अलावा आप साउथ कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड की जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा क्वाड प्लस के अंतर्गत, राइट। तो क्वाड प्लस में कितने लोग हो गए सारे, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड न्यूजीलैंड। तो वैसे ही क्वाड को, जैसे G7 को बढ़ाने की बात हो रही है, G10 करने की बात चल रही है, G11 करने की बात चल रही है, वैसे ही क्वाड को बढ़ा कर क्वाड प्लस का ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही आ चुका है। और यहाँ पे एक जो
नेचुरल फोकस है कि कहाँ कैसे चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, बिकॉज चाइना के इन्फ्लुएंस में अभी ये सारे ही जो देश हैं, चाहे वियतनाम हो, सॉर्ट ऑफ इंडिया भी हो, साउथ कोरिया, या फिर अभी अगर आप और साउथ चाइना सी में और अदर नेशंस को देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग फेज़ है इनके लिए। डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन चाइना का। और चाइना का जो एम्बिशन है, क्या एम्बिशन है, एक तो इकोनॉमिकली डोमिनेंस इम्पोज करना हर जगह पर, ज़्यादातर देशों में। दूसरा है कि रीजनल लेवल पर इनका जो एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन का काम है, चाहे वो इंडिया की बात कर लीजिए या बाकी देशों की बात कर लीजिए, तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का काम भी अब चाइना अपनी तरफ से बढ़ाता जा रहा है। और इस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी भी अगर देखा जाए तो वो भी चाइना के फेवर में है इस समय में। एंड इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ एट फ्रंट लाइन ऑन बोथ। इंडिया के साथ तो दोनों ही दिक्कत है, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो वहाँ भी दिक्कत है, और अगर आप सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो इंडियन ओशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और यहाँ पे जो चाइना का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस उसको कैसे काउंटर किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके लिए जो कोलिशन ग्रुप बनाया गया है, क्वाड पार्टनर्स, दे आर एक्टिवली वर्किंग इन दैट नाउ। यहाँ पे आरसीपी का भी जिक्र है कि हाल ही में भारत के कौन कौन से स्टेप्स रहे। तो 2019 में भारत आरसीपी से बाहर आ गया, विथड्रॉ कर लिया भारत ने, बिकॉज वहाँ पे एक मेजर जो कंसर्न था वो भी चाइना ही था, क्योंकि भारत का ये मानना था कि अगर हम आरसीपी को साइन करते हैं तो आरसीपी के कुछ जो रूल्स हैं, और इसके थ्रू, क्योंकि फिर फ्री ट्रेड करना होगा, उसके थ्रू फिर चाइना पूरी तरीके से हमारे मार्केट को और भी ज़्यादा कैप्चर कर सकता है, जबकि भारत को मार्केट का एक्सेस बहुत कम मिल पाएगा दूसरे देशों में जो आरसीपी में हैं। तो इसलिए भारत ने इससे बाहर आना ही उचित समझा, जब तक कि भारत के द्वारा बताए गए जो शर्तें हैं उस एग्रीमेंट में शामिल ना कर लिए जाएं, तब तक भारत इससे बाहर रहेगा। एंड अभी अगर रिसेंट बात करें तो लद्दाख में जो अग्रेशन है, और इवन अभी भी एक सिचुएशन बनी हुई है उस तरीके से, अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में बिल्कुल सामान्य स्थिति है और स्ट्रेटेजिकली सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं लगातार। So, but the apparent clarity of in Delhi on the geopolitical imperative of the Quad stands in contrast to the continuing ambiguity and regarding the geoeconomic initiatives of the new forum. अब देखिए, ये तो हमने चाइना, इंडियन ओशन और इन सब देशों की बात कर ली, क्वाड की बात कर ली। अब मेजरली इस आर्टिकल में ये डिस्कस कर रहे हैं यूएस के पॉलिटिक्स को, और समहाउ जो वहाँ पे यूएस में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन पार्टी है, उनके जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसका जिक्र कर रहे हैं कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ पे जो ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट है, उनका क्या आगे का रूल होता है, किस तरीके से वो आगे की नीति को तय करते हैं। वहीं जो उनके ऑपोजिट में है जो बिडेन साहब, उनका किस तरीके से रहता है, उनका नज़रिया चाइना को लेकर के कैसा रहेगा। तो ये सब बातें जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी आगे की होगी, वो बहुत हद तक भारत को भी इन्फ्लुएंस करती है, और भारत के भी जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करती है समहाउ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। एंड वाइल देयर माइट बी चेंज इन tone and style of the Biden administration, they hope is likely to be disciplined and organized with the China challenge. तो यहाँ पे जो अपोजिट गवर्नमेंट है यूएस में, उनका अगर हम एंगल तो बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, तो वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एज यू नो कि जो प्रेजेंट ट्रम्प है, उन्होंने बहुत ही क्लियरली चाइना को बायकॉट किया, या फिर एक जो ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में है वो अभी सबके सामने में है। लेकिन जो अगर वहाँ पे कोई और गवर्नमेंट चुन के आती है, क्योंकि वहाँ की जो अपोजिट गवर्नमेंट है वो ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं चाहती है। इसके पीछे कई कारण हैं। उनका जो ध्यान है वो ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पर एसोसिएटेड है, क्योंकि अभी देखिए, अभी जो अमेरिका में हाल ही में कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें क्या हुआ है कि क्लाइमेट चेंज को बहुत नज़रअंदाज किया गया है। चाहे पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आने का फ़ैसला हो, या कोई भी इस तरीके का फ़ैसला हो, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को तोड़ने का फ़ैसला हो, क्योंकि ये कहते हुए कि क्लाइमेट चेंज ऐसी कोई बात नहीं है। ये वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसा मानती है। लेकिन अगर हम अपोजिट गवर्नमेंट की बात करते हैं, अपोजिट पार्टी की बात करते हैं, तो वो इसके बिल्कुल विपरीत है। उनका ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़ोरों से हो रहा है और इसको
प्रोटेक्ट करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, रैदर देन ये जो चाइना हॉक बना हुआ है उसको उस पर कंसंट्रेशन के, मतलब कि एक है जो बिजनेस माइंडेड है, पूरी तरीके से बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं, ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं, और दूसरे हैं जो क्लाइमेट पर फोकस करने वाले हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है अगर गवर्नमेंट बदलती है। तो ये सब चीज़ें आगे के जो रिजल्ट होगा इलेक्शन का उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेंगे। पावरफुल इकोनॉमीज इंटरेस्ट इन यूएस इंक्लूडिंग वॉल स्ट्रीट एंड सिलिकॉन वैली दैट हैव मेजर कंट्रीब्यूशन टू बिडेन कैंपेन। अब वहाँ पे अलग अलग तरीके से कैंपेन हो रहा है, कुछ तो बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं उनको जॉब देने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारे चीज़ें चल रही हैं इस समय में। Once campaign of free trade with China that significantly modified has stand during the campaign। हालांकि जो बिडेन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी तरीके का जो फ्री ट्रेड होगा चाइना के साथ उसमें जाने से पहले वो ऐसा नहीं कि वो बिना सोचे समझे उसको साइन करेंगे, वो उसके पहले ये देखेंगे कि किसी भी ऐसे एग्रीमेंट का फ़ायदा अमेरिका को कितना मिलेगा, अमेरिकन वर्कर्स को कितना मिलेगा, तब जा करके वो इस तरीके किसी भी ट्रेड में आगे बढ़ेंगे। लेकिन तो समहाउ जो ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसी को आगे कंटिन्यू करने के मूड में लग रहे हैं जो बिडेन साहब, अगर हम ट्रेड के मामले में बात करते हैं तो इस समय में। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इसके अलावा कई और अदर फीचर्स हो सकते हैं जो बहुत ही अलग होंगे आगे आने वाले समय में। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे और रिवैम्प करना है, इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाना है, और वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट पूरा रिसोर्स है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इन सब चीज़ों पर अमेरिका में अभी काफ़ी ज़्यादा डिबेट डिस्कशन चल रहा है। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं इन सारी चीज़ों को। एक तो हमने चाइना पर डिस्कस किया, क्वाड पर डिस्कस किया, यूएस के पॉलिटिक्स पर डिस्कस किया, नाउ कम टू द इंडिया। और इंडिया को अगर हम इन सब चीज़ों से जोड़ते हैं तो इससे क्या समझ में आता है कि जो इंडिया का करंट पार्टिसिपेशन है क्वाड में अगर देखा जाए तो वो जो पार्टिसिपेशन है, अब यूएस की जो पॉलिटिक्स होगी इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा गहरा तालमेल हो सकता है। ठीक है, जैसे आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं वैसे ही जाहिर तौर पर अमेरिका भी आत्मनिर्भरता की बात करेगा, क्योंकि अगर हम अमेरिका फ़र्स्ट की बात करेंगे तो अमेरिका फ़र्स्ट में ऑब्वियसली अमेरिका को इंडिपेंडेंट बनाने की बात होगी। और समहाउ ऐसा लग रहा है अभी कुछ दिनों की पॉलिसी से कि जो एक ग्लोबलाइजेशन को अभी तक बढ़ाया जा रहा था अमेरिका में, और ये माना जा रहा था कि अमेरिका का पूरा फ़ायदा होगा ग्लोबलाइजेशन से, वहाँ पे अभी जो कुछ नीतियाँ बनी हैं वो इस चीज़ के विपरीत दिख रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन से बहुत फ़ायदा अमेरिका को नहीं होकर के बल्कि चाइना को ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आगे की रूल रेगुलेशंस को बनाने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। अब दिल्ली के लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो देखिए दिल्ली के लिए अगर हम ट्रेड के टर्म्स में बात करें तो आपको बता दें कि भारत का अच्छा खासा एक्सपोर्ट अमेरिका में जाता है, राइट। तो सरप्लस पे है भारत अभी एक्सपोर्ट के मामले में। लेकिन तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी ट्रेड पॉलिसी बदलती है अमेरिका की तो उसका सीधा सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला है। और जो डिफ़िकल्टीज़ और अराइज हो सकते हैं किसी भी तरीके के ट्रेड डील में, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एज यू नो कि WTO में बहुत सारा मुद्दा भारत अमेरिका का चलता रहता है। आने वाली जो गवर्नमेंट है, अगर वहाँ पे अपोजिट गवर्नमेंट आ जाती है, जो भी अपोजिट पार्टी है वो आ जाती है, तो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा कि उनको क्लाइमेट चेंज, सोशल सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें जो वहाँ की दूसरी गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा समझ में आता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग नॉर्म्स हैं उसको बढ़ाए जा सकते हैं, लाइक ह्यूमन राइट्स हो गए, लेबर राइट्स हो गए, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हो गए। तो इन सब के आधार पर देखिए, आपने अगर इकोनॉमी में पढ़ा है तो ये सब एक तरीके का बैरियर होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम ट्रेड को रोक सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि किसी देश का हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और हम बहुत बड़े इंपोर्टर बन रहे हैं वहाँ के, तो हम उसको डायरेक्ट काउंटर ना करके इनडायरेक्टली भी काउंटर कर सकते हैं। डायरेक्टली काउंटर कैसे हो सकता है, तो हम जो टैरिफ नॉर्म्स हैं उसको ले लें, हम टैरिफ वगैरह बढ़ा दें, टैक्स वैक्स बढ़ा दें, तो उसमें क्या होता है, हम सीधे तौर पर फिर फेस टू फेस हो जाते हैं और हम ये क्लियर कट बता देते हैं कि हमें आपका सामान नहीं चाहिए। लेकिन अगर मुझे इनडायरेक्टली काम करना हो तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि मैं कुछ जो अदर नॉर्म्स हैं, जो नॉन टेरिफ मेजर्स हैं, उसको अपना सकती हूँ। लाइक ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर, जैसे कोई भी सामान, मान लीजिए यहाँ का मैंगो वहाँ तक जाता है, अमेरिका में जाता है, तो हमने ऐसा बोल दिया कि जो मैंगो के
उस पूरे लोडिंग में या पूरा सिस्टम में जो लोग काम कर रहे थे उसमें बच्चे थे, है ना, उसमें चाइल्ड लेबर काम कर रहे थे, तो हमें आपके यहाँ का मैंगो नहीं चाहिए। तो इस तरीके के जो मेजर्स हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स, उसको लगा दिया जाता है ताकि जो दूसरे देश का एक्सपोर्ट है उसको डिवैल्यूएट किया जा सके और उसको परेशान किया जा सके। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं ना। अगर हम क्वाड प्लस पर वापस जाते हैं तो यहाँ पर सी राजामोहन साहब का ये भी कहना है कि जो भारत के अदर पार्टनर्स हैं उनका ज़्यादा एक्सेस है, ज़्यादा रीच है यूएस में एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एंड इंडियाज़ करंट फोकस इज़ ऑन ड्राइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आए। उसके लिए हमें बायलैटरल ट्रेड पर काम करना होगा, उसके लिए हमें पॉलिसी मेकिंग पर काम करना होगा कि कैसे भारत में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाए। नाउ इंगेजिंग द क्वाड पार्टनर्स ऑन रिफॉर्मिंग द चाइना सेंटर economy globalization of the last 3 decades in the rare geo-economic opportunity for India। तो अब अगर क्वाड पार्टनर्स या अदर क्वाड प्लस कंट्रीज़ जो हैं, अगर यहाँ पर एक रिफॉर्म किया जा सकता है जो चाइना सेंट्रिक अभी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें पूरा फ़ायदा चाइना का हो रहा है, अगर हम इस पॉलिसीज़ में रिफॉर्म कर पाए तो वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि कैसे भारत को इसका पूरा फ़ायदा मिले। मान लीजिए जो कंपनी चाइना में है वो कंपनी वहाँ से भारत में शिफ्ट हो जाए। इस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिससे कि भारत का फ़ायदा होगा। द मीन वाइल बीजिंग, अब चाइना क्या चाह रहा है, चाइना यूएस के साथ, यानी यूएस में जो अपोजिट पार्टी है अभी, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव उनका सिनेरियो लग रहा है वहाँ पर, तो चाइना क्या कर रहा है कि उनके साथ अपने रिलेशन को एक फ्रेश स्टार्ट देने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। तो अगर ऐसी फिर से कोई पॉलिसी बदलती है जहाँ पर कि चाइना और यूएस फिर से क्लोज आते हैं, उनके ट्रेड रिलेशंस फिर से स्ट्रांग होते हैं, तो फिर इसका नुकसान भारत को यहाँ पर हो सकता है। तो आपको इस पर क्वेश्चन दिया गया, उसको आप ट्राई ज़रूर करेंगे। डू यू थिंक इंडियाज एंगेजमेंट विद पार्टनर्स ऑन रिफॉर्मिंग चाइना सेंटर्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज़ रेयर अपॉर्चुनिटी? डिस्कस करना है इसको, 150 वर्ड में आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, अ प्राइज़ फॉर वेजिंग वॉर ऑन हंगर। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। जीएस पेपर कई जगह पर आ जाएगा, पेपर 1 में भी आ जाएगा सोसाइटी में, और इसके बाद पेपर 2 में भी आ जाएगा सोशल जस्टिस वाले सेक्शन में, ठीक है। इवन पेपर 2 में आईआर में भी आ जाएगा, बिकॉज आईआर में क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं WFP की, और WFP एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो और हम बात करेंगे यूएन के अंतर्गत आता है ये, तो इसलिए हम इसको आईआर में आराम से रख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट में हम लोग एक नए फॉर्मेट को देख रहे हैं। इसमें आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं चीज़ों को बताऊंगी यहाँ पे, जिसको आपको नोट करना है। ऐसे ही आपकी कॉपी में नोट्स होने चाहिए जो भी आर्टिकल है। कई बार आपको लगता होगा कि आर्टिकल के नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट, आप लोग सुन करके छोड़ देते होंगे, बट आपको एग्जैक्टली नोट्स प्रिपेयर करना होता है। तो हम बात करने वाले हैं हंगर के ऊपर। अगर हम हंगर के ऊपर बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। 2018 का जिक्र है आर्टिकल में कि 2018 से कैसे इसमें डेवलपमेंट होना शुरू होता है। और हालांकि डेवलपमेंट बहुत पुराना है, ऐसा नहीं, WFP बहुत दिनों से काम कर रही है, 1963 से वर्किंग है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, तो तब से काम कर रही है हंगर को इरेडिकेट करने के लिए। लेकिन 2018 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया गया, सिविलियन प्रोटेक्शन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जब होता है उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर होता है, कहीं पर वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वहाँ पे एक एंगल से वहाँ का नुकसान नहीं होता, बल्कि वहाँ से पे कई एंगल से उसका नुकसान होता है। सबसे पहले तो सीधे तौर पर ह्यूमन लाइफ जो है वो उसका लॉस होता है। उसके बाद उस पूरे रीजन में जो सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ की जो सेफ्टी है वो ख़त्म हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो वॉर प्रोन रीजन जो है, एक समय के बाद वहाँ पर फूड क्राइसिस शुरू हो जाती है, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं होता, कि लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है, दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। एजुकेशन पर पूरा प्रभाव पड़ता है इसका। तो वॉर किसी भी जगह पर जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर प्रोन एरिया होता है, उसके कई एंगल्स होते हैं उस एरिया को ख़त्म करने में। उसी के बारे में इसमें आज काफ़ी डिटेल में डिस्कशन है। सो एक रिजोल्यूशन और है 2417 के नाम से, ये भी आपको याद रखना है, इसको आंसर वगैरह में लिखेंगे आप। 2417
for the first time recognize the need to break the vicious cycle between the armed conflict and food insecurity. इसका जो ये इमेज है मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, यहाँ पे शायद आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, बट इसका पीडीएफ के फॉर्म में ये जो इमेज है आई विल शेयर यू इन टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आपको बहुत ही क्लियर दिखेगा, तो आप वहाँ से इस इमेज को देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट, क्योंकि कुछ लोगों को परेशानी शायद हो रही होगी, तो आई विल शेयर दिस इमेज ऑन टेलीग्राम चैनल, ओके। तो देखिए इसमें पहली बार कब 2000 रेजोल्यूशन जो 2417 था, वहाँ पर क्लियर कट ये कहा गया कि जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट और इसी से एसोसिएटेड होता है फूड इनसिक्योरिटी। तो एक जो विशेष साइकिल बन जाती है ना कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद ये अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू द फूड इनसिक्योरिटी इन दैट रीजन और क्राइसिस इन दैट रीजन, उसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हंगर की जब हम बात कर रहे हैं तो हंगर को इरेडिकेट करना कहाँ पर कहा गया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 में जब आया तो वहाँ पर गोल 2 हमने फिक्स किया ज़ीरो हंगर के नाम से, कि हमें हंगर को ख़त्म करना है, इरेडिकेट करना है। उसका हमने टाइम का फिक्स किया है 2030 तक हमें इसको ख़त्म करना है, राइट। इसके बाद कुछ और फैक्ट देख लीजिए जो WFP के साइट पर गिवन है। 2017 में 821 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल की संख्या हो गई बढ़ करके, ठीक है, पूरे विश्व में। इसके अलावा अगर हम एशिया की सिर्फ बात करें तो 63% ऑफ वर्ल्ड्स हंगरी पीपल जो है वो एशिया में है, यानी कि पूरे विश्व का 2/3 जो अंडर नरिश्ड, माल नरिश्ड और हंगर प्रोन अगर आप एरिया पॉपुलेशन बोलते हैं तो वो कहाँ पर एसोसिएटेड है, एशिया में है। ये 2017 का डाटा है, इसको हम एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर वगैरह में। मेन आर्टिकल पर चलते हैं, कुछ खास बातें हैं। जैसे कि आपको मालूम है अभी नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया है WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। कारण क्या है, कारण बहुत ही सिंपल सा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में इस्टेब्लिश किया गया है दोस्तों, ठीक है, और तब से ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि पूरे विश्व भर में, देखिए ये लोग बहुत सारा काम करते हैं, सिर्फ एक ही एरिया में काम नहीं करते हैं कि हंगर को इरेडिकेट कर दें, बल्कि ये कई सारे एरिया में बहुत सारे काम करते हैं। 1963 ने पहली बार सूडान में इन्होंने अपना जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया। 1965 में यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ये फुल फ्लेज तरीके से आ गए और अपना काम इन्होंने शुरू कर दिया। और ये एक लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन आप इनको बोल सकते हैं WFP को, जो कि हंगर और को ख़त्म करने के लिए, एड्रेस करने के लिए और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए काम करती है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखिए कुछ फील्ड ऑफ अटेंशन का यहाँ पर जिक्र करते हैं कि किस किस फील्ड में पूरा अटेंशन रहा है WFP का, और इसको पीस प्राइज़ क्यों दिया गया। तो देखिए पीस प्राइज़ किसको दिया जाता होगा, जो कि पीस को मेंटेन करने में अपनी भूमिका निभाता हो। तो हाउ WFP, इससे क्वेश्चन बन सकता है इस बार, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। तो पहला जो उद्देश्य है वो क्या है, देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है अगर आपको दिख रहा है तो, सस्टेन्ड एफर्ट टू फाइट हंगर एंड प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी। पहला काम क्या है, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना और हंगर को ख़त्म करना, हंगर के साथ फाइट करना। बट ऑन द अदर हैंड WFP एक और बहुत अच्छा काम करती है, दैट इज़ कि जो नेशंस हैं जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए स्ट्रगल चल रहा है, आर्म्ड प्रोडक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करने की बात चल रही है, आर्म ट्रेड को रोकने की बात चल रही है, वहाँ पर डिप्लोमेटिकली भी WFP जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उनके साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इस तरीके से एक तो ये इनडायरेक्टली जब आप हंगर को इरेडिकेट करते हैं, क्योंकि भूख एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी जगह पर, टेररिज्म या ये जब आप एक ग्राउंड लेवल पर किसी भी तरीके के अग्रेशन के उठने की बात करते हैं तो उसमें हंगर एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर आप हंगर को इरेडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आप पीस को मेंटेन कर रहे हैं। बट अगर हम डायरेक्टली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को रोकते हैं, बिकॉज यहाँ पर दो जगह पर हमने जिक्र किया कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डायरेक्टली इट लीड्स टू क्रिएट फूड इनसिक्योरिटी। तो अगर हम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को ही रोक दें और किसी रीज़न में बहुत ही पीस रहे, तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसी कोई सिचुएशन अराइज ही नहीं होगी। तो नोबेल पीस प्राइज़ तो बिल्कुल मिलना चाहिए इस हिसाब से। कुछ अदर फैक्ट्स देखते हैं जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। WFP के अकॉर्डिंगली 80% ऑफ ऑल क्रॉनिक माल नरिश चिल्ड्रंस जो हैं वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा
अभी कोरोना वायरस का भी उन्होंने जिक्र किया है कि इस पेंडेमिक के आने के बाद जो पूरी संख्या है हंगरी पीपल की, वो बढ़ करके 270 मिलियन हो गई है। इतने मतलब और बढ़ गए हैं। एंड तीसरा अदर फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी रीजन में वॉर होता है, वॉर प्रोन रीजन जो होता है, इट विल लीड टू वॉट, इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इससे एक ब्लैक मार्केट क्रिएट होता है, ठीक है। इससे फूड कई बार अनअवेलेबल हो जाता है, नहीं तो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, अनअफोर्डेबल हो जाता है। फिर इससे क्या होता है कि लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर। जब वो जाते हैं तो उनका जो कल्टिवेबल लैंड है, जिस पर वो खेती कर सकते थे, जिस पर वो अनाज उगा सकते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाते। और अब वो ऐसा नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनको फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इससे एसोसिएटेड है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में क्या सिनेरियो था पहले, तो अगर 1947 में जा कर के देखें या उससे पहले जा कर के देखें तो भारत में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, राइट। फूड का जो क्राइसिस है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये। और इसमें करीबन 300 मिलियन पॉपुलेशन था। मात्र 10% ऐसे कल्टिवेबल लैंड थे जहाँ पर इरिगेशन का एक्सेस था, अदरवाइज़ ये सब पॉसिबल नहीं था। तो हमने फिर क्या इंट्रोड्यूस किया, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया और उससे जो आज एक सरप्लस की कंडीशन है वो बन पाई है। लेकिन स्टिल देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक उसके बाद भी अभी क्या है, माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है और कई जगह पर फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी एसोसिएटेड हैं हमारे देश में, जिसको कि ख़त्म करने के लिए लगातार WFP जो है वो अपना काम कर रही है। और इस नज़रिए से अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ये दे डिज़र्व टू गेट दिस नोबेल पीस प्राइज़। इससे क्वेश्चन बनेगा तो ये सारे एंगल्स को भी हमें वहाँ पर लिखना है, और भी जो एंगल्स आपको आगे मिलते जाएंगे उसको आपको ऐड करते जाना है। लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप, ये इकोनॉमी पर एसोसिएटेड है, पेपर 3 जहाँ पर इकोनॉमी मेंशन है आपका। इसमें बात की जा रही है जो प्रेजेंट पॉलिसी मेकिंग्स हैं वो किस तरीके से हैं। तो दैट एम्स टू रिवाइव कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। अभी अगर हमें इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो उसमें एक जो मेन हेल्पिंग हैंड हो सकता है हमारी कंट्री के लिए, वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत की स्थिति को ठीक करने के लिए। अब अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पर कुछ अप्रोच बताए गए हैं। पहला कहा गया है कि पुटिंग मनी इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इन्वेस्टमेंट कई तरीके से हो सकता है, और यहाँ पर अगर हम डिमांड को बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है फर्स्ट अप्रोच के तौर पर कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हम उनके हाथ में पैसे दे दें तो वो क्या करेंगे, वो फिर खर्च करेंगे और स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। स्पेंडिंग बढ़ने से जो एक नॉर्मल साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। इस स्पेंडिंग को इंसेंटिवाइज करेगा अगर हम एक्स्ट्रा मनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देते हैं। तो सेकेंड है इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जाए तो सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर बल्कि सेंटर और स्टेट, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जहाँ पर एसेट क्रिएट हो रहा हो, आप रोड का काम शुरू करवाइए, पोर्ट का काम शुरू करवाइए, तो ऐसे जहाँ पर कैपिटल बन रहा हो, एसेट क्रिएट हो रहे हो, अगर हम ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे भी क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मार्केट में पैसा जाएगा और ओवरऑल जो एक प्लस मेजर है वो ऐड होता चला जाएगा। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स दीज मेजर आर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट डिमांड ऑफ 73,000 करोड़ रुपीज़। तो 73,000 करोड़ तक इससे डिमांड को बूस्ट किया जा सकता है। एंड दे आर लाइकली टू प्रोवाइड मीनिंगफुल ड्यूरेबल पुश ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएंगी। एंड बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग आर ऑफ 2 काइंड्स। अब अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग देखिए, एक तो हमने क्या बोला कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप पैसे कैसे देंगे लोगों को। अब कंज्यूमर स्पेंडिंग को अगर बढ़ाना है तो क्या करना होगा, तो इन्होंने पहला बताया है कि लीव ट्रेवल कंसेशन कैश वाउचर स्कीम प्रोवाइड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मनी। तो कंसेशन वगैरह दे करके, मतलब अल्टीमेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन तक पैसा पहुंचाया जाए। एम्प्लॉयज़ कैन यूटिलाइज दिस अमाउंट। अब जब एम्प्लॉयज़ को पैसा मिलेगा तो वो क्या करेंगे, इससे सामान वगैरह खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विस को परचेज करेंगे और इसके थ्रू पैसा फिर से मार्केट में आएगा। अलॉन्ग साइड द सेंटर विल रिवाइव वन टाइम फेस्टिवल एडवांसमेंट स्कीम। लाइक अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट, यहाँ पर अगर 10,000 कुछ ऐसा बोनस या एक्स्ट्रा एडवांस के तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देती है तो वो भी फिर आगे बूस्ट करेगा डिमांड को, राइट। नॉट ओनली डू द कंडीशन इम्पोज द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट द एवेन्यू ऑफ स्पेंडिंग, द मेजर्स आर फेयरली लिमिटेड इन दिस देयर स्कोप एंड डोंट एड्रेस इन डिस्ट्रेस
इन द लार्ज पार्ट ऑफ देयर लेबर मार्केट, स्पेशली इन द इनफॉर्मल सेक्टर। बट अब इन सब चीज़ों से आपने फॉर्मल सेक्टर में दे दिया, आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसे दे दिए, बट हमें ये देखना होगा कैसे जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे चीज़ों को रिवाइव किया जाए। तो इसमें एक अनाउंसमेंट, सेकेंड सेट ऑफ अनाउंसमेंट क्या हो सकता है कि कैपिटल स्पेंडिंग इंक्लूड 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 12,000 करोड़ टू द स्टेट, और वहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसको भी किया जाए 25,000 करोड़ रुपए तक का। तो ये सारे ऐसे एक्शंस हैं जिसको लिए जा सकते हैं डिमांड को बूस्ट करने के लिए। और एक डाटा है जो एनएसओ रिलीज़ करती है दैट रिवील द एक्सटेंट ऑफ कोलैप्स इन हाउस होल्ड कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जाहिर तौर पर बहुत कम हो गया है, कोलैप्स हो गया है। ये डाटा है एनएसओ का और उसको रिवाइव किया जाना चाहिए जल्द से जल्द। इसके लिए आरबीआई के भी कई सारे रिकमेंडेशंस हैं, आरबीआई के भी कई सारे टूल्स हैं इसको कि अपनाया जा सकता है। और इसमें जो पहला स्टेप हो सकता है और वो बहुत एम्बिशियस हो सकता है, दैट इज़ द फिस्कल पैकेज, यानी सरकारी पैकेज जो आ सकता है और वो इस पूरी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है और डिमांड को जनरेट करने में मदद कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइए, और आप लोग जो भी टेलीग्राम को अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।